अनिका अपनी बहन चाहत के साथ रहती है। जहाँ चाहत एकदम गुनी होती है, वही अनिका में कूट कूट कर घमंड भरा होता है। एक रोज जब घर पर मेहमान आए होते हैं, तभी वाह जी वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है चाहत बिटिया ने। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। धन्यवाद काकी। और लीजिए ना, ये दही भल्ले भी खाइए। हाँ बिटिया। अरे अनिका, ये देख, तेरी बहन ने कितना लजीज खाना बनाया है। अरे काकी, ये खाना तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहत से भी बढ़िया खाना बना सकती हूँ। अगर एक बार कोई मेरे हाथ का खाना खा लेता है, तो वो इंसान तो पागल ही हो जाता है। क्या बात है बिटिया, फिर तो आज मैं तुम्हारे हाथ का पकवान खाकर ही जाऊंगी। अरे नहीं काकी, मैं आपको जरूर खिलाती, लेकिन मेरे पास इस समय चाहत की तरह इतना फालतू का समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, इसलिए आई एम रियली सॉरी काकी। मैं फिर कभी आपको खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बिटिया, फिर कभी खा लेंगे तुम्हारे हाथ का। फिर उस मेहमान के जाने के बाद, क्यों रे नालायक लड़की, बड़ी आई डींगे हाँकने वाली। अरे तूने कभी रसोई में जाकर एक कप चाय भी बनाई है क्या? अरे तुझे तो बस वो सैंडविच और पास्ता ही बनाने आता है। देसी खाना कभी बनाया है क्या तूने? बस कीजिए माँ, मुझे क्या आता है और क्या नहीं, ये समझाने या बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज माँ, अब मुझे शांति से जाने दीजिए, क्योंकि बहस करके मुझे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना। सच ए लो क्लास पीपल यू आर। ना जाने तेरा ये घमंड कब टूटेगा। अरे अपनों के साथ ही परायों जैसा व्यवहार करती है तू, बेशरम कही की। फिर एक दिन, देख अनिका, चाहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आज तेरे पापा और मुझे किसी जरूरी काम के चलते बाहर जाना है, तो तू घर पर ही रुकेगी और चाहत की अच्छे से देखरेख करेगी। क्या? लेकिन क्यों माँ? ज्यादा नौटंकी मत कर अब। वैसे भी आज तेरी ऑफिस को छुट्टी है, तो ये काम तो तू कर ही सकती है। नहीं माँ, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं उसकी देखरेख करती बैठूं। और मैंने अपना पहले से ही प्लान बना के रखा है, और अब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, ना कि उसकी देखरेख करने के लिए घर पर रुकने वाली हूँ। अरे हद होती है, कितनी नालायक है तू। जब तू 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो बेचारी चाहत तेरे लिए वहां पर दिन रात रुकती थी, तेरी सेवा करती थी वो। और एक तू है जिसे घर वालों की कुछ भी नहीं पड़ी। प्लीज माँ, वापस शुरू मत हो जाइए। बदतमीज लड़की, मैं तेरी सहेली नहीं हूँ, माँ हूं मैं तेरी, इसलिए तू इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। ये सब नखरे बाहर जाकर तेरी सहेलियों के सामने दिखाना, ना कि मेरे सामने। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनिका वहां से चली जाती है, जिस कारण सविता को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक रोज, हाँ रिदा बोल, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ अनिका, लेकिन तू आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी है। हाँ यार, अब मैं टीम लीडर से एक मैनेजर जो बन गई हूँ, इसीलिए काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच रिदा। वैसे तेरे हाल ही में पोस्ट किया हुआ फोटो देखा मैंने, कितनी हॉट और हैपनिंग लग रही है तू उसमें। थैंक्स रिदा, वैसे मैं पैदा ही हॉट हुई थी। वो तो लगता ही है। वैसे तू जानती है क्या, हमारी कॉलेज का एक हैंडसम बॉडी बिल्डर लड़का है रॉकी, उसने हाल ही में मुझसे बात की थी, और वो तो तेरे पीछे पागल हो चुका है। हाँ तो उसमें कौन सी नई बात है? ऐसे तो कितने सारे लड़के हैं जो यूं ही मेरे पीछे पागल हुए पड़े हैं। अरे लेकिन वो तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के सपने सजा रहा है। कह रहा था मुझसे कि प्लीज अनिका से एक बार मेरी बात करा देना। अरे उसकी औकात ही क्या है, मैं कितनी सुंदर और होनहार हूँ, और वो बेवकूफ मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यार अनिका, ये तू कैसी बातें कर रही है? वो रॉकी भी कितना हैंडसम है, और उसके पीछे तो सारी लड़कियां दीवानी है।
हाँ तो होगा वो कहीं का हीरो, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो सबको अपने प्यार का प्रसाद बांटती फिरूं। चल, अब मैं रख रही हूँ फोन। मेरा स्पा अपॉइंटमेंट है थोड़ी देर बाद। टूडल्स। अरे पर अनिका, बाप रे, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है। ऐसे ही रात में ये क्या है चाहत? तू यहाँ इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही है? यार अनिका, वो मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर सोने आई हूँ। अरे बोरा गई है क्या? ना बाबा ना, तू यहाँ पर नहीं सो सकती। लेकिन क्यों अनिका, मैं क्या तुम्हें खाने वाली हूँ क्या? रिलैक्स यार, एक ही रात की तो बात है। वो बात नहीं है चाहत, लेकिन तू यहाँ पर नहीं सो सकती। तभी वहां पर कमरे के बाहर से गुजर रहे उन दोनों के पिता भूषण आते हैं। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं क्या? देखो ना पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आज की रात ये यहाँ पर सो जाए, पर पापा, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है और इसीलिए मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ। अब एक रात में इसे क्या दिक्कत होने वाली है? नहीं, मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने तो हाल ही में अपना कमरा रिनोवेट किया है और वो भी एकदम मोटी रकम देकर। इसीलिए ये कमरा सिर्फ मेरा है और तुम इतने रॉयल कमरे में सोना डिजर्व बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए चली जाओ यहाँ से। बस अनिका, अपनी बहन से बात करने का यह क्या तरीका है? अरे तुम चाहत से 2 साल बड़ी हो, तो उस हिसाब से तुम्हें थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए ना। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपना रोब ही जमाना है। अब आप दोनों को जो समझना है समझ लीजिए। मैं तो सोने जा रही हूँ। अरे इस चाहत को तो दिन भर बस घर में ही सड़ना होता है, लेकिन मैं बाहर जाकर काम करती हूँ। अरे मैं एक मैनेजर हूँ और मुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अब मुझे आगे कोई बहस नहीं चाहिए। गुड नाइट। इतना कहकर अनिका उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूंगा। और चाहत बेटा, आज की रात तू तेरे माँ के साथ सो जा, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। अरे नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगी। नहीं बेटा, जाओ सो जाओ अपनी माँ के साथ। अब जिद मत करो। शुभ रात्रि। ठीक है पापा, गुड नाइट। फिर चाहत उस रात सविता के साथ सो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ये देख चाहत, इस शॉर्ट ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह निका, तू तो इसमें बहुत प्यारी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। तुझे पता है, ये ड्रेस मैंने पूरे 2000 का खरीदा है। एकदम ब्रांडेड है ये। क्या बात है। लेकिन अनिका, तू जानती है ना, अभी थोड़ी देर में बुआ जी और माँ दोनों मंदिर से लौटने वाली हैं। और अगर उन दोनों ने तुम्हें इस शॉर्ट ड्रेस में देख लिया, तब तो घर में सुनामी आ जाएगी। अरे यार, हिल मार, कुछ नहीं होगा। बुआ जी जैसे ही आएगी वैसे ही थोड़ी देर में चली भी जाएगी। वो थोड़ी ना यहाँ पर रुकने वाली है। शाम तक तो वो अपने घर वापस चली भी जाएगी और मैं तो सीधे रात में लौटूंगी और रात भर पार्टी फुल एंजॉय करूंगी। बाप रे, रात भर? लेकिन माँ और पापा ने कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगी? उनसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू बता देना उन्हें कि आज मेरी मीटिंग देर तक होने वाली है, इसीलिए मैं घर पर देर से आऊंगी और तब तक तो वो लोग सो भी जाएंगे और फिर मैं घर पर कब आऊंगी उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है अनिका, मैं यही करूंगी। लेकिन जब अनिका रात में पार्टी से वापस घर लौटती है, तभी सविता दरवाजे पर ही खड़ी होती है। अरे माँ, आप यहाँ पर सोई नहीं क्या अब तक? तुम मेरा छोड़ और मुझे पहले ये बता कि ये सब करने के लिए तू जाती है क्या बाहर? आजकल तो तेरे बहुत पर निकल आए हैं। मतलब? अरे तुझे हमने काम करने की छूट क्या दे दी? तू तो उसका गलत फायदा उठाने लगी है। अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैं जगी हुई थी, वरना चाहत की बात मानकर अगर मैं सच में सो जाती
तो तेरी चोरी कैसे पकड़ी जाती? अरे क्या अभी माँ, अब मैं बाहर ऑफिस जाती हूँ तो वहां पर मुझे 4 लोग मिलते हैं और पार्टीज भी होती हैं और ये सब बहुत नॉर्मल है माँ। और आपको क्या लगता है मैं उस पार्टी में चनिया चोली पहनकर जाऊँ क्या? अरे पार्टीज में तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाते हैं। अरे आग लगे तेरी उन पार्टियों को, बड़ी आई पार्टी करने वाली। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने ऐसे छोटे कपड़े पहने तो, वरना मैं तेरी घर पर अच्छे से पार्टी कर दूंगी। चल अब दफा हो जा अपने कमरे में, नालायक कहीं की। लेकिन इतनी रात गए माँ कैसी जाग रही थी? जरूर उस चाहत की बच्ची ने ही बताया होगा माँ को और इसीलिए वो जाग रही थी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अनिका को चाहत पर बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, अरे नहीं अनिका, ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने तो माँ और पापा को यही बताया था कि तुम्हें मीटिंग के कारण रात में आने में देरी हो जाएगी। प्लीज यकीन कर मेरा। झूठ मत बोल चाहत, जेल कुकड़ी कही की। मेरी ही गलती है जो मैंने तुझ जैसी बेवकूफ लड़की को अपना साथ देने के लिए कहा, जबकि तू उस लायक है ही नहीं। अरे कैसी बहन है तू, एक नंबर की नालायक है नालायक। बस अनिका, तुम मुझे जो मन में आए वो नहीं बोल सकती। एक तो कल मैंने तुम्हारा साथ दिया, ऊपर से अब तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो और ये सरासर गलत है। अरे अगर तूने मेरा साथ दिया तो माँ रात में इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? अब ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो इतनी देर तक क्यों जाग रही थी। ये भी तो हो सकता है ना कि इत्तेफाक से उन्होंने तुम्हें देख लिया हो। अरे ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था। खैर, उससे तो बात करना ही बेकार है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, इडियट कही की। अनिका चाहे कितना भी बुरा भला बोल दे, लेकिन चाहत उसकी बातों पर कभी भी दिल पर नहीं लेती। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है चाहत, कल तुम्हारे जीवन का पहला इंटरव्यू है, अच्छे से देना। वो क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। शुक्रिया पापा। वैसे अनिका, तुम चाहत को थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हो। अब तुम्हें काम करते हुए 2 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता होगा। अरे कोई बात नहीं पापा, मैं कर लूंगी। मुझे एचआर ने सब कुछ समझा दिया है। फिर भी बेटा, उसके व्यतिरिक्त भी कई सारी चीजें होती हैं जो अनिका तुझे अच्छे से समझा सकती है। नहीं नहीं, मुझे इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा दिन है। मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है और उसी के बेसिस पर मुझे प्रमोशन ग्रांट किया जाएगा। इसीलिए मैं अपना कीमती समय ऐसे फालतू के कामों पर बिल्कुल नहीं बर्बाद कर सकती। अरे पर, इतना कहकर अनिका वहां से चली जाती है। इस लड़की का गुरूर कभी खत्म नहीं होगा। कहीं किसी दिन इसके कारण ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जाने दीजिए पापा, और आप जाकर आराम कीजिए। दिन भर दुकान पर काम कर करके आप थक गए होंगे ना। हाँ बेटा, वो तो है। और तू भी जल्दी सो जा, कल की बिल्कुल चिंता मत कर। जी पापा। फिर अगले दिन अनिका का प्रमोशन हो जाता है और वो घर पे आते समय ढेर सारी मिठाई लेकर आती है। चल अच्छा है, बधाई हो बेटा। बधाई हो अनिका, ऐसे ही जीवन में खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सबके लिए ये टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ लाई है। चलिए अपना मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वहां पर चाहत रोते हुए आती है। माँ पापा, मैं इंटरव्यू में फेल हो गई। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से चला गया। हे भगवान। लेकिन चाहत बेटा, तुमने तो कितनी अच्छे से तैयारी की थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हाँ बेटा, अरे मुझे तो ये लगा था कि तू भी इस अनिका की तरह खुशखबर लेकर आएगी। लाना तो मैं भी चाहती थी माँ, लेकिन पता नहीं मुझे वहां जाकर क्या हो गया। मैं कुछ ठीक से बोल ही नहीं पाई और उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, चल बैठ जा अब। अरे इतना क्या रो रही है? ये सब तो होता ही रहता है। माँ पापा, आप दोनों यहाँ पर आइए ना, मुझे आप दोनों के साथ बढ़िया सी सेल्फी लेनी है। हाँ बेटा, तू बस एक इंटरव्यू में ही फेल हो गई है,
जिंदगी में नहीं। इसलिए हार मत मान और अपनी कमजोरी पर काम कर। फिर देखना, एक दिन तू भी सफल हो जाएगी। अरे हद है, मेरी खुशियां छोड़कर आप दोनों इसके दुख में साथ दे रहे हो। अरे सिलेक्ट नहीं हुई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जॉब करके ये ऐसा कौन सा तीर मारने वाली थी? चुप हो जा अनिका, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ गलत बोलना ही होता है। तुम्हारी बहन यहाँ पर रो रही है और उसे सांत्वना देने की जगह पर तुम ये सब बोल रही हो। देख बेटा, जैसे हमारे लिए तू है वैसे ही ये भी है। भूषण के चिल्लाने पर अनिका चुप हो जाती है। फिर भूषण और सविता चाहत को शांत कराकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है चाहत, तूने तो इस मामूली से लहंगे पर कारीगरी करके इसे कितना सुंदर बना दिया है। देखना, जब हम रंजना की शादी में जाएंगे तब सबके सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। थैंक यू सो मच माँ। ये सब कमरे के बाहर खड़ी अनिका चुपके से देख लेती है। वाह, इस बेवकूफ ने तो वाकई में बहुत ही सुंदर तरह से डिजाइन किया है इस लहंगे को। लेकिन नहीं, रंजना की शादी में तो सबके सब मुझे ही देखेंगे, ना कि इसे। मैं तो वहां पर इतना सुंदर ड्रेस पहनूंगी कि सबके सब तो बस मुझे ही देखते रह जाएंगे। अब अनिका ऐसा क्या करेगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे माँ, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? आप तो भैया के साथ अपनी दांत की अपॉइंटमेंट के लिए जाने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ? अरे कहाँ निधि बिटिया, तेरा भैया तो गया है भाभी के साथ कहीं घूमने। अब शादी के बाद उसे अपनी माँ की थोड़ी ना कुछ पड़ी है। क्या? ये भैया भी ना? सच में? लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, मैं आज अपने क्लासेस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं आपको क्लिनिक लेकर जाऊंगी। चलिए माँ। फिर निधि कांता को दांत के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है। और फिर रात में जब दीपिका और कार्तिक घूमकर वापस घर लौटते हैं, तभी निधि और कांता दोनों मिलकर कार्तिक और दीपिका को बहुत सुनाते हैं। लेकिन माँ। अरे चुप हो जा मुन्ना, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हर 15 दिन में मुझे दांत के दवाखाने में जाना होता है, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं आया। अरे कैसे आता वो? उन्हें भाभी के साथ घूमने जो जाना था। अरे निधि, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था कि आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा जी, माँ को बराबर से भूल गए, लेकिन भाभी के साथ घूमने जाना बराबर याद रहा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर उनकी आवाज सुनकर मनोहर वहां आता है। अरे बस करो, क्यों उसे इतना सुना रहे हो? अब शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ चुकी है ना, आखिर क्या क्या संभालेगा ये? माँ प्लीज माफ कर दो ना मुझे, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, बुरा लगा इसीलिए कह दिया तुझे। फिर एक दिन जब कार्तिक को छुट्टी होती है, तभी वो दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता है और शाम को बाहर हॉल में आता है। आज का मौसम कितना सुंदर है ना माँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे चुप बैठ तू, बात ही मत कर मुझसे तो। अरे अब क्या हो गया माँ? अब क्या हो गया का क्या मतलब है? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन तू अभी अपने कमरे से बाहर निकला है। तुझे तो बस अपनी बीवी की ही पड़ी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो मिलजुल कर अपने परिवार के साथ बिताए। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर में मैं आराम ही कर रहा था और दीपिका भी अपना काम निपटा कर आराम ही कर रही थी। जाने दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन कांता वहां से चली जाती है और ये सब देखकर मनोहर भी चिंता में पड़ जाता है। फिर एक दिन, अरे दीपिका, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो यार। आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। वाह भैया, जब माँ लौकी की सब्जी बनाती थी
तभी आप कितने नखरे करते थे, और आज भाभी ने जब वही सब्जी बनाई है तो आपको कितनी खुशी हो रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निधि, अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तक मुझे पनीर बहुत पसंद था और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे ही कल तक मुझे लौकी की सब्जी खास पसंद नहीं थी, पर अब मैं इसे खा लेता हूँ। खैर, मुझे क्या, मैं तो बस आपके दिन ब दिन बदलते बर्ताव को देखकर बहुत हैरान रह जाती हूँ भैया। निधि, कम से कम खाना खाते समय तो चुपचाप रहो। जब देखो तब दादी अम्मा बनती रहती हो। लेकिन पापा। चुप, एकदम चुप। जो कहना है खाना खाने के बाद कहो, समझी कि नहीं? इस तरह से मनोहर निधि को चुप करा देता है। देखा ना माँ आपने, कैसे मुझे पापा ने डांट दिया। भाभी अब भैया के साथ साथ पापा को भी हमसे दूर कर रही है। सच में माँ, भाभी बहुत बुरी है। लेकिन मैं उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। फिर रात में कार्तिक, माँ और निधि हमेशा मुझसे इतनी कटी कटी क्यों रहती है? वो तो ये समझती है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि तुम अब शादीशुदा हो? तुम फिक्र मत करो दीपिका, ये सब नया नया है, इसीलिए उन्हें इस वातावरण को अपनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन तुम देखना, वक्त के साथ साथ वो दोनों भी समझ जाएंगे। हाँ कार्तिक, उम्मीद तो अब यही है। लेकिन कांता तो दीपिका पर 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती है। ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नई पर्स लाई है। अब जब आप अपनी सहेलियों के पास जाओगी ना, तब ये पर्स अपने साथ लेकर जाना। ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं चाहिए मुझे कोई पर्स वर्स, चली जा मेरे नजरों से दूर। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, आखिर आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? बचपन से लेकर आज तक कार्तिक को आपने ही संभाला है ना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो उसने थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता लिया, तो उसमें क्या बुरा है माँ जी? और आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो जो अपने बेटे की ही खुशी आप नहीं देख पा रही? तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और निकल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चालबाज है। दीपिका उदास होकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर मनोहर आता है। अरे कांता, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मुन्ना की मुश्किलें तुम क्यों बढ़ा रही हो? अब उसकी शादी हो गई है और उसे अपनी बीवी के साथ भी वक्त बिताना जरूरी है। अरे वो सब समझती हूँ मैं, लेकिन इतना भी क्या अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता है कि अपनी माँ के लिए भी वक्त ना निकाल पाए? और आप उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो, ये सब उस दीपिका के कारण ही हो रहा है। अरे बहू तो अपने परिवार को जोड़कर रखती है, लेकिन मेरी ये नालायक बहू परिवार को तोड़कर ही रहेगी। इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब इस कांता को कौन समझाएगा? बेचारा मेरा मुन्ना माँ और बीवी के बीच में ये बुरी तरह पिस रहा है। ऐसे ही एक रोज जब कांता अपनी सहेली बिंदु के पास जाती है, तभी हाँ बेटा, सब ठीक है। ना ना ना, अभी तक तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर होगी ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही फोन करूंगी। हाँ बेटा, अपना और बहू का ख्याल रखना और खूब मजे करना। चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन। क्या बात है बिंदु बहन, बेटे का फोन आया था क्या? हाँ कांता बहन, वो मेरा बेटा और बहू केरला गए हैं ना घूमने, तो वो वहां से मुझे 4-4 बार फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे वाह, ऐसा है क्या? हाँ कांता बहन, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। बीवी के साथ घूमने गया है, लेकिन फिर भी अपने बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है वो। सच में बिंदु बहन, बहुत अच्छा है तुम्हारा बेटा। और एक मेरा बेटा है जो बहू के आने के बाद में मुझसे तो वो दूर ही हो चुका है। जहाँ एक वक्त पर वो दिन रात मेरा इतना ख्याल रखता था,
लेकिन आज देखो, आज तो वो जोरू का गुलाम बना बैठा है। अरे कांता बहन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हर घर की बहू मेरी बहू के जैसी तो नहीं हो सकती ना। अरे आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती है, लड़के को अपने प्यार में फंसाकर अपने ही परिवार से दूर कर देती है। हाँ बिंदु बहन, मुझे भी इसी बात का डर है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन, अरे माँ, आपका जन्मदिन आने वाला है। चलिए, आप और मैं मिलकर साड़ी के शोरूम में खरीदारी करने जाएंगे। आपको वो बनारसी साड़ी चाहिए थी ना, तो तय रहा, इस बार जन्मदिन पर आप वही साड़ी पहनोगी। अरे नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सी साड़ियां पड़ी है, मैं उन्हीं में से एक पहन लूंगी। वैसे भी इस बार मुझे जन्मदिन मनाने का कुछ खास मन नहीं है। नहीं माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आपको मेरी कसम। लेकिन मुन्ना। चलो ना माँ, मैंने कह ही दिया ना आपको, अब जल्दी से चलिए। फिर कांता को कार्तिक के साथ खरीदारी करने जाना ही पड़ता है। वाह माँ, कितनी कमाल की साड़ी है ये, आप इसे ही खरीदिए। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है। एक तू ही है जिसे मेरी पसंद के बारे में सब पता है। वो तो है माँ। अब यहाँ से चलकर हम दोनों वो मनमोहन भोजन भंडार में जाएंगे। वहाँ की पाव भाजी आपको बहुत पसंद है ना, आज हम वही खाएंगे। अरे वाह, पाव भाजी का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। चल बेटा, जल्दी चलते हैं। कार्तिक अपनी माँ के साथ पूरा दिन बड़ी खुशी से बिताता है, और इस बीच जब दीपिका कार्तिक को फोन करती है, तभी वो उसका फोन उठाता ही नहीं। फिर घर आने के बाद, अरे माना कि तुम अपनी माँ के साथ बाहर थे, लेकिन एक बार मेरा फोन उठाने में क्या चाहता। उस वक्त मैं अपनी सहेली के साथ ही थी, और मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी बात एक बार में ही मान जाते हो, लेकिन तुमने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो बात मानने की बात तो दूर की बात है, और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मेरी सहेली के नजर में मेरी इज्जत पूरी तरह उतर गई। अरे बाबा, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, मेरा फोन साइलेंट पर था। अब माँ के साथ में इतने दिनों बाद गया था, इसीलिए मैंने फोन चेक ही नहीं किया। अब तुम तो मुझसे बात ही मत करो कार्तिक, जाओ जाकर अपनी माँ की ही सेवा करो। आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अरे पर दीपिका, रुको तो। फिर दीपिका वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक को खुश करने जाता हूँ तो दूसरा दुखी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन अब कार्तिक माँ और बीवी के बीच में बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक सुबह, कार्तिक, आज मुझे माँ के पास जाना है, तो मुझे तुम आधे रास्ते तक छोड़ दो, फिर वहां से मैं चली जाऊंगी। अरे दीपिका, दरअसल निधि को भी उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना है, इसीलिए मुझे उसे भी छोड़ना है। और तुम्हारा मायका अलग रास्ते में पड़ता है, और उसे जहाँ छोड़ना है वो रास्ता अलग है। और निधि ने तो मुझसे कल ही कहा था, इसीलिए अब मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जाओ, अपनी बहन को ही छोड़ो तुम, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। और हाँ, दिन भर मुझे फोन मत करना। शादी के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो हमारी शादी को आधा साल भी नहीं हुआ है, और हमारे बीच में प्यार बढ़ने की जगह पर दूरियां आ रही है। आए दिन तुम मेरा दिल दुखाते जा रहे हो कार्तिक। अरे दीपिका, अब तुम माँ की तरह बातें मत करो यार। मुझे देर हो रही है, रात तक वापस आ जाऊंगी मैं। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है, और कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक रोज, अरे मुन्ना, मुझे बनारस जाना है अपनी बहन से मिलने, इसीलिए तू मेरी टिकट निकलवा दे। ठीक है माँ, मैं अभी आपकी टिकट निकलवाता हूँ। वैसे एसी वाली ट्रेन की निकालूं या नॉन एसी वाली? ठंडी के दिन है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे क्या भैया, आप भी, आप और भाभी हनीमून के लिए फ्लाइट में गए थे ना, और अब जब माँ को बनारस जाना है तो आप उन्हें ट्रेन से भेज रहे हो। माँ को भी तो हवाई जहाज से भेजो ना।
आखिर ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? अरे इसमें कैसा भेदभाव हुआ निधि? फालतू में आग में घी डालने का काम बंद करो। और माँ जी हमेशा ट्रेन से ही सफर करती आ रही है और अब उन्हें इस उम्र में हवाई जहाज से भेजना सही नहीं रहेगा। कार्तिक को भी उनकी चिंता है, इसीलिए वो उन्हें ट्रेन से भेज रहा है। अरे चुप रहो भाभी, आप जितनी अच्छी आप दिखती हो उतनी अच्छी आप हो नहीं। और माँ, आग में घी मैं नहीं बल्कि भाभी डाल रही है। मेरे पास तुम्हारे जितना मुफ्त का टाइम नहीं है निधि, समझ गई ना? और अपनी उम्र को ध्यान में रख के बात करो मुझसे। बदतमीज कही की। तो फिर आप भी मुझसे ध्यान से बात कीजिए भाभी। हमेशा बड़े ही सही नहीं होते, कभी कभी गलतियां बड़ों की तरफ से भी हो सकती है। अरे बस करो, ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने? और माँ बेटे के बीच में इतनी फूट क्यों डाल रही हो तुम? मुन्ना, तू मेरी और अपनी माँ की हवाई जहाज की टिकट बुक कर, इसके साथ मैं भी जाऊंगा। नहीं मनोहर जी, मैं नहीं जाऊंगी हवाई जहाज में, मुझे ट्रेन से ही जाना है। अरे नहीं माँ, अगर आपको हवाई जहाज में सफर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ ना। नहीं बेटा, अब रहने दे। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अब कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रीति आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसकी सबसे करीबी कजिन काजल घर पे आने वाली होती है। वाह मम्मा, क्या बात है, कितने टेस्टी टेस्टी पकवान बना रही हो आप। काजल मौसी की तो आज मौज ही मौज है। और नहीं तो क्या, वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत सालों बाद इंडिया आ रही है, और वो तो आपके और डड्डा की शादी में भी नहीं थी, है ना? हाँ भाई, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। चलो अच्छा ही है जो वो यहाँ पर आ रही है, उसी बहाने से उससे मिलना भी हो जाएगा। काजल इतने सालों से विदेश में जॉब ही कर रही थी और मेरी शादी के दौरान वो जहाँ पर रहती थी वहां पर दंगे चल रहे थे, इसीलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन अब उसकी जॉब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस रहने आ रही है। थोड़ी ही देर में वो आती भी होगी। वाह मम्मा, आई एम रियली एक्साइटेड। और मुझे पता है कि काजल मौसी पियानो बजाती है, तो मैं उनसे पियानो बजाना भी सीख लूंगी। अब तो मेरी बोर्ड की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले मैं अच्छे से पियानो सीखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, काजल मौसी तुम्हें सिखा देगी। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है, उस कारण से उसका विदेश में भी बहुत बड़ा नाम है। उतने में काजल घर पर आती है और तभी अपनी साली को पहली नजर में देखकर अंगद उसे देखते ही रह जाता है। हाय अंगद, कैसे हो? एकदम ठीक, तुम कहो? बस बढ़िया। काजल मौसी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हर हफ्ते मुझे टाइम निकालकर पियानो सिखाओगी। हाँ शनाया बच्चा, जरूर सिखाऊंगी। अरे बाबा, बातें तो होती ही रहेगी। काजल, आज मैंने तुम्हारी पसंद के सारे पकवान बनाए हैं, जल्दी से फ्रेश होकर बैठ जाओ, मैं सर्व करती हूँ तुम्हें। ओके प्रीति, एंड थैंक यू सो मच मेरी जान। शुरुआती के 2 से 3 दिन काजल उनके घर में आती जाती ही रहती है और वो वहां पर शनाया को पियानो बजाना भी सिखाती है। लेकिन जब जब वो घर पर आती है तब तब अंगद ऑफिस जाता ही नहीं और घर पर ही रुकता है। अरे अंगद बेटा, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं पापा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तेरी तबीयत खराब ही है तो जाकर कमरे में आराम करना, यहाँ पर क्यों बैठा है? अरे नहीं पापा, मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ, और अभी अभी तो मैं आराम करके ही आया हूँ। अंगद का ये बर्ताव देखकर हेमंत को उस पर शक होने लगता है।
जब जब ये काजल घर पर आती है तब तब ये ऑफिस जाता ही नहीं। आखिर माजरा क्या है? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन सच तो यही होता है कि अंगद को काजल के प्रति धीरे धीरे आकर्षण होने लगता है। एक रात जब काजल को लेट हो जाता है तब उसे अंगद ही घर छोड़ता है और वो उसके घर पर जाकर उसके साथ बहुत सारी बातें भी करता है। हाँ, और फिर प्रीति और मैंने उस वॉचमैन की कंप्लेन कर दी, जिसके बाद बहुत डांट पड़ी थी उसे। बड़ा मजा आया था। हमें आम चुराने से रोकता था वो। उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वैसे काजल, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी काजल अपनी घड़ी देखती है। अरे अंगद, टाइम देख रहे हो क्या? 2 घंटों से बस हम बातें ही कर रहे हैं। प्रीति, बच्चे और अंकल जी घर पर अकेले हैं। सो आई थिंक कि तुम्हें अब निकलना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। ओ गॉड अंगद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना लेट हो गया है ना, इसीलिए मैं कह रही थी। बाकी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। चलो, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंगद। अब ऑफिस में काम करते समय भी अंगद अब काजल के बारे में ही सोचता है। और जब उसे पता चलता है कि काजल का बर्थडे आने वाला है तभी, अरे वाह, काजल का बर्थडे आने वाला है। तब तो मुझे उसे एकदम स्पेशल गिफ्ट देना पड़ेगा। फिर वो घर जाकर सबके साथ डिस्कस करता है। सुनो, हम सब काजल के लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखते हैं। वो बहुत खुश हो जाएगी। क्यों प्रीति? हाँ अंगद, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अब इतने सालों बाद वो इंडिया आ रही है, तब तो उसे अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाना ही चाहिए। कुछ सालों पहले ही मामा मामी चल बसे, जिसके बाद वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसीलिए उसे इस जन्मदिन पर ढेर सारी खुशियां मिलनी ही चाहिए। आप फिक्र मत करो मम्मा, हम बहुत बढ़िया डेकोरेशन करेंगे। और पॉप्स, आपको बेकरी से केक लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मौसी के लिए केक मैं खुद बनाऊंगी। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। फिर सभी एक साथ मिलकर काजल के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करते हैं और काजल को भी वो सब बहुत पसंद आता है। लेकिन पार्टी के बीच में ही अंगद चुपके से काजल को एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अरे अंगद, ये ब्रेसलेट तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है काजल, मैं अपनी साली के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच अंगद, तुम्हारा ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हेमंत काजल और अंगद की सारी बातचीत सुन लेता है। अंगद को अगर काजल को यह महंगा तोहफा देना ही था तो वो सबके सामने देता ना। यूं सबसे छुपकर क्यों दिया उसने? और इसने तो आज तक अपने सगे बच्चों के लिए या फिर प्रीति के लिए भी इतनी महंगी चीज कभी नहीं लाई। और आज ये कल की आई काजल के लिए इतना महंगा ब्रेसलेट खरीद लिया। अब वक्त के साथ साथ अंगद और काजल की नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर एक दिन जब सभी बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, तभी अचानक से लास्ट मिनट पर प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है। ओफो मम्मा, आपको भी अभी बीमार होना था क्या? यार, इतनी मुश्किल से मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। आपको तो पता है ना, वो लोग कितने खड़ूस और नालायक हैं। वो दोबारा मुझे छुट्टी नहीं देने वाले। हाँ मम्मा, और अब 11th में जाने के बाद मैं भी कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। हमारे पास घूमने का कितना अच्छा मौका था। लेकिन बच्चों, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ को आराम करने दो। आई एम सॉरी बच्चों, मेरे कारण तुम दोनों की इच्छा अधूरी रह गई।
पर अभी भी वक्त बीता नहीं है। मेरे पास तो रिसोर्ट की बुकिंग अभी तक है। और अगर प्रीति नहीं आ सकती तो क्या हुआ? हम अपने साथ तुम्हारी काजल मौसी को लेकर जा सकते हैं। क्यों? ओह यस, काजल मौसी इज सो कूल। वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ, वैसे भी उनके ऑफिस में उनकी ही चलती है और वो ज्यादातर काम घर से ही संभालती है, इसीलिए वो हमारे साथ जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा। आप सब काजल को लेकर जाइए। मैं और पापा यही घर पर रह लेंगे। काजल भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो सब एक हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं। और इस ट्रिप में काजल और अंगद एक दूसरे के और करीब आते हैं। ट्रिप से लौटने के बाद एक रात अंगद ढेर सारी शराब पीकर काजल के घर पहुंच जाता है। अंगद, रात के 1:30 बजे तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और तुमने ये कितनी सारी शराब पी रखी है? ये सब क्या है अंगद? काजल, मैं आज तुमसे अपने इस बेबस दिल का हाल बयां करके ही रहूंगा। आज तुम्हें मैं बता कर ही रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। व्हाट? काजल, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरे जिंदगी में आई हो तब से मुझे जीने का वजूद मिल गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं तो बस नाम के लिए जी रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं खुलकर और खुशी से जीने लगा। क्या? अंगद की यह सारी बातें सुनकर काजल एकदम चौंक जाती है। देखो अंगद, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। शायद इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। एक काम करो, तुम अभी पहले घर जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे क्या यार काजल, मैं जब जब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तुम मुझे दूर करते हुए कहती हो कि घर जाओ, परिवार के पास जाओ। मुझे नहीं जाना वहां पर यार, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास काजल। अंगद, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? रुको, मैं अभी तुम्हारे ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती हूँ। उस दिन उसने मुझे ड्रॉप किया था, तब इमरजेंसी के लिए मैंने उसका नंबर ले लिया था। फिर काजल ड्राइवर मुकेश को फोन लगाती है और मुकेश आकर अंगद को वहां से लेकर जाता है। फिर अगले दिन जब काजल प्रीति के घर जाती है, तभी प्रीति बाहर खरीदारी करने गई होती है और घर पर सिर्फ अंगद ही होता है। अंगद, प्रीति और बाकी घर वाले कहाँ पर गए हैं? रोमी तो जॉब पर गया है, शनाया स्विमिंग क्लासेस गई है, प्रीति भी शॉपिंग करने गई है और पापा जी शायद अपने दोस्त के पास गए हैं। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे नहीं अंगद, मैं बाद में आ जाऊंगी। थोड़ा सा काम है मुझे बाहर, उसे निपटा कर मैं वापस आ जाऊंगी। रुको काजल, कल रात को जो मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच तो यही है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना काजल? चुप करो अंगद, जाने दो मुझे। मेरी आंखों में देखो काजल और बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारा दिल मेरे लिए बिल्कुल नहीं धड़कता। बताओ काजल। हाँ है मुझे भी तुमसे प्यार और धड़कता है मेरा दिल तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ अंगद, लेकिन मैं क्या करूँ? ये सब सही नहीं है। देखो अंगद, हम दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारी साली। प्यार में इतने अंधे मत हो अंगद, प्लीज। देखो काजल, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो तुमने भी कह दिया है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। और अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों ये सब कुछ छोड़कर एक हो जाएंगे। हाँ काजल, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अंगद, तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम एक 16 साल की बेटी और 23 साल के बेटे के पिता हो। रोमी की शादी की उम्र हो चली है। शनाया अब कॉलेज जाने वाली है। अरे, इतना अच्छा परिवार है तुम्हारा, इतने प्यारे बच्चे हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार किसी कंडीशन के साथ नहीं होता है काजल, वो तो बस बेवजह हो जाता है। मैंने प्रीति के साथ अरेंज मैरिज की थी और अपना परिवार बनाया, लेकिन अब मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो काजल। हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रीति को तलाक दे दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अंगद? भूलो मत अंगद, तुम्हारी अभी कोई नई नई शादी नहीं हुई है। तुम दोनों ने लगभग आधी जिंदगी साथ गुजारी है और तुम उसे तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? नहीं अंगद, मैं अपनी बहन का घर कभी नहीं तोड़ूंगी, और अगर उसके लिए मुझे अपने प्यार का बलिदान भी देना पड़े तो मैं वो भी दे दूंगी। उतने में काजल और अंगद की नजर दरवाजे पर जाती है और वो दोनों देखते हैं कि वहां पर प्रीति खड़ी है और उसने ये सब सुन लिया है। उसे देखकर काजल और अंगद एकदम हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या काजल के लिए अंगद सच में प्रीति को छोड़ देगा, या फिर उसकी और काजल की ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।